टोटल 15 मर्सी पिटिशंस रहम की गुजारिश की गई। इसलिए मैं कहता हूं कि वो रहम की भीख मांग रहे थे। एक बार पिटिशन करना मर्सी पिटिशन है, लेकिन बार बार, इतनी बार करना, और उसमें अंग्रेजों की हर हर शर्त को मानने के लिए तैयार है। हिंदू महासभा और अंग्रेज हुकूमत के समान लक्ष्य को प्राप्त करने के, टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस, गांधी और मुसलमानों का मैं विरोध करूंगा, ये उन्होंने लिख के दिया था वायसरॉय ने लिख कर। और इससे बड़ा सबूत, और मतलब और कई सबूत है, इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता कि वो अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का अलायंस गवर्नमेंट था, जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का स्टेटस उनको था। इसके अलावा सिंध में भी इनकी अलायंस गवर्नमेंट। गाय की पूजा नहीं करनी चाहिए, गाय मां नहीं हो सकती, गाय एक पशु है, गाय को संभालते संभालते किसान मर जाने से अच्छा है कि गाय मर जाए, ये सारी बातें उन्होंने की थी। इतिहास के 6 सोनेरी पन्ने, इस नाम से उन्होंने, उसका ट्रांसलेशन मराठी में आया है। ओरिजिनल उनकी 6 गोल्डन इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से है। उसमें उन्होंने ये क्लियर कट लिखा है, रेप इज अ पॉलिटिकल वेपन, बलात्कार एक राजकीय हथियार है। भारत की राजनीति में विनायक दामोदर सावरकर का नाम हमेशा समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने वाला रहा है। कईयों का मानना है कि सावरकर एक ग्रे पर्सनैलिटी है, यानी उनके बारे में एक ठोस राय नहीं बनाई जा सकती। चूंकि सावरकर वो व्यक्ति थे जिनका नाम गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे से भी जुड़ता रहा, वहीं दूसरी ओर उनके अंग्रेज सरकार के खिलाफ 1910 से पहले किए हुए कृत्यों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सावरकर भले ही हिंदुत्व की पॉलिटिकल संकल्पना को रखने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उनको भारत की राजनीति के मेन स्ट्रीम में कभी इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि महाराष्ट्र राज्य के बाहर के युवाओं को 2014 से पहले सावरकर की ख्याति के बारे में बहुत कम जानकारी हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, सावरकर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से कि भारत की नई संसद का उद्घाटन भी सावरकर जयंती के मौके पर ही हो रहा है। सावरकर भारतीय इतिहास में एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के साथ ही गहन बहस और विवाद का विषय रहे हैं। कुछ उन्हें स्वतंत्र सेनानी और दूरदर्शी के रूप में देखते हैं, अन्य उन्हें संदेह और आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सावरकर के बारे में पहले पढ़ा, फिर सारे तथ्य खोजे और इस निष्कर्ष पर आ गए कि सावरकर की आलोचना करना ही देश हित में होगा। ये व्यक्ति है निरंजन टकले। ये मराठी भाषा के पत्रकार हैं, लेकिन उनका लीजन पूरे भारत के इतिहास और राजनीति समझने वाला है। निरंजन टकले ने जज लोया की मौत जिस तरीके से हुई, उस पर सवाल खड़े करने वाला एक महत्वपूर्ण आर्टिकल द कैरावान मैगजीन में लिखा था। इसके अलावा वे सावरकर और उनकी जीवनी के जानकारों में से एक माने जाते हैं। हाल ही में विद्रोही संस्कृति चळवळ के स्टेज से दिया हुआ उनका भाषण, मराठी भाषण, काफ़ी प्रचलित भी हुआ। तो बिना वक्त गवाए स्वागत करना चाहूँगा निरंजन टकले जी का। सबसे पहले मेरा सवाल सर आपके लिए यही होगा कि आज के चल रहे पॉलिटिक्स पे जो बदलता हुआ पॉलिटिक्स हमें दिख रहा है, जो समाज में बदलाव दिख रहे हैं हमें, बुलडोजर की जो राजनीति दिख रही है, जिस तरीके से एक मैस्कुलिन राजनीति हमें दिख रही है, उस तरीके की राजनीति का सावरकर की आइडियोलॉजीज का कितना इम्पैक्ट रहा है इस तरीके की राजनीति पर? और उससे ही जुड़ा एक सवाल यही है कि अगर हाँ इसका जवाब है तो फिर जो सावरकर के कुछ आइडियाज थे, जैसे कि बीफ खाने पर उनका जो एक तरीके से जो उनका ओपिनियन था, तो ये सारा ओपिनियन तो एकदम अलग जाता है। तो आपका क्या कहना है इस पर सर? जी, एक तो पहली बात तो डेफिनेटली आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सावरकर ने जो आइडियोलॉजी लिख के रखी, आर्टिकुलेट की, उसका बहुत बड़ा उसमें हाथ है। इसमें एक बात और दूसरे सवाल के बारे में भी देखना जरूरी है कि सावरकर का उतना ही हिस्सा लोग, ये बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्तेमाल करते हैं जितना उनके फायदे का है। बाकी सावरकर की जो बातें हैं, चाहे वो बीफ के बारे में हो, चाहे सम्राट अकबर के बारे में हो, उसके बारे में वो बातें नहीं करते। हालांकि सावरकर ने खुद लिख के रखा है, नासिक में ही उन्होंने जो अभिनव भारत संस्था बनाई थी, अभिनव भारत में आज भी उनका एक खत लिखा हुआ है
नासिक में, कि सम्राट अकबर ये भारत के पहले सेक्युलर राजा थे, और सावरकर की मौत के बाद भी अभिनव भारत में अकबर की जयंती मनानी चाहिए, और वो खुद अकबर की जयंती मनाते थे। तो लेकिन मतलब उनकी अपनी पर्सनालिटी में ऐसे बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है। तो इसके बावजूद उनकी कॉन्ट्राडिक्शंस, उसके उनके बाद में जो पॉलिटिकल करियर रहा, खासकर अंडमान से निकलने के बाद, उसमें वो दिखाई देती है। बाकी वो जो आपने कहा कि मस्कुलिन इमेज है, देखिए सावरकर जब भारत में आए 1921 में अंडमान से छूटकर, उसके बाद उन्होंने वो येरवड़ा जेल में ही हिंदुत्व नाम की किताब लिखी। ये हिंदुत्व वर्ड उन्होंने किया था। वो किताब उन्होंने पेन नेम से लिखी, अपने नाम से नहीं लिखी थी। उन्होंने लिखी थी एक मराठा, इस नाम से लिखी थी, ताकि कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मराठा ने लिखी। इस किस्म से वो लिखी गई थी। और उसमें भी उन्होंने इसी मस्कुलिन आइडियोलॉजी का और बेसिकली टू नेशन थियरी का उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन उस किताब में किया था। उस वक्त 1921 में हम सबको पता है कि महात्मा गांधी इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर पूरी तरह से छा गए थे। महात्मा गांधी का जो नैरेटिव था इस देश के आजादी के आंदोलन में लोगों के सामने रखा हुआ, क्योंकि वो हमें के लोग तैयार नहीं है, अभी तक देश तैयार नहीं है आजादी के लिए। तो उनका जो नैरेटिव था वो पीस, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये उनका अपना नैरेटिव था। और हम सभी को पता है, आज ये है, दुनिया के किसी भी देश में जाओ, किसी भी रंग के, किसी भी वर्ण के, किसी भी धर्म के, उनको ये वैल्यूज चाहिए। अब इसके सामने दूसरा कोई भी नैरेटिव जिनके पास नहीं था, उन्होंने ये नफरत का नैरेटिव लाया, उन्होंने ये मस्कुलिन नैरेटिव लाया, क्योंकि ये जो सारी क्वालिटीज है, ये जो शाश्वत मूल्य है, ये फेमिनिन क्वालिटीज है, और फेमिनिन क्वालिटीज को हराया नहीं जाता, उनको बदनाम करना पड़ता है। तो उनको बदनाम करने के लिए ये मस्कुलिन इमेज प्रोजेक्ट की गई। और ये मस्कुलिन इमेज सावरकर खुद अपनी भाषणों में गांधी इज अ सीसी, ये उनका लफ्ज था गांधी जी के लिए। और पुरुषार्थ नहीं है, अहिंसा से नपुंसक बनाया जा रहा है, इस किस्म की बातें वो करते थे। ओके सर, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने हमारे लिए एक्सप्लेन किया, उसके लिए धन्यवाद। दूसरे सवाल की तरफ मैं आता हूँ, जो सबसे एक फेमस बात कही जाती है, जिनको भी थोड़ा बहुत भी पता है सावरकर के बारे में, वो एक चीज तो जरूर कहते हैं कि इन्होंने माफीनामे लिखे थे, मर्सी पिटिशंस लिखी थी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, यानी कि उनके जो ग्रैंडसन है, वो तो जब राहुल गांधी ने ऐसा बोला था उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि आप प्रूफ लेके आइए, जबकि इतने सारे प्रूफ ऑलरेडी मौजूद है और काफी सालों से लोग उसको जानते हैं, काफी आम बात हो गई है अब तो ये। तो आपके कुछ इंटरेस्टिंग बातें उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे कि उन्होंने जो लगभग मेरे, अगर मैं गलत ना हूं तो 6 पिटिशंस लिखी थी, तो उसके बारे में कुछ अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप बता पाए तो वो अच्छा रहेगा सर। देखिए, सावरकर के पर्सनल मर्सी पिटिशंस 6 थे। अंडमान में हर कैदी की, हर प्रिजनर की एक जेल टिकट हिस्ट्री रखी जाती थी, और उसको जेल टिकट कहा जाता था। हर कैदी की वहां पे रखी है। तो उसमें सावरकर की जो जेल टिकट हिस्ट्री है, जो जेल टिकट हिस्ट्री में हर 15 दिन बाद उस कैदी का वजन कितना है, वो 15 दिनों में उसने कौन सा काम उसको सौंपा गया था, उसने क्या किया, उसने काम नहीं किया होगा तो उसको सजा क्या दी, या वो बीमार हुआ रहेगा तो उसको ट्रीटमेंट कहाँ पर मिली, कब मिली। इसके अलावा उसने अगर कुछ पिटिशंस लिखे होंगे तो वो पिटिशंस उसने क्या लिखे, ये सारी उसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। अब उस टिकट हिस्ट्री में उनके 6 पिटिशंस का ब्यौरा है, जिक्र किया हुआ है। 4 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे, 4 जुलाई 1911, और 29 अगस्त, मतलब हम कहेंगे 1.5 पौने 2 महीने में उन्होंने अपना पहला मर्सी पिटिशन लिखा। अकॉर्डिंग टू सेल्युलर जेल का जेल मैनुअल, हर कैदी को पहले 6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलती, मतलब पहले 6 महीने में ना उसको कोई काम दिया जाता था, ना उसको कोई सजा होती थी, कुछ नहीं, अपने सेल में उसको बंद करके रखा था।
हर रखा जाता था, और उसे कोई मिल नहीं सकता, वो किसी से मिल नहीं सकते, अपने सेल में ही दिन भर रात भर रहना है। ऐसी हालत में, मतलब कोई काम नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई पनिशमेंट उनको मिली नहीं है, ऐसी सूरत में सिर्फ डेढ़ पौने 2 महीने में उन्होंने अपना पहला मर्सी पिटीशन 1911 में 29 अगस्त को लिखा। उनके हर पिटीशन का जो सब्जेक्ट लिखा जाता है उसमें उन्होंने मर्सी पिटीशन या क्लेमेंसी पिटीशन लिखा है। अब कोई भी डिक्शनरी से निकाल के इस वर्ड को देखे, क्लेमेंसी का मतलब मर्सी रहता है। कई लोग, मेरा इनफैक्ट मेरी आपत्ति है कि लोग उसको माफीनामा कहते हैं। मैं उसको माफीनामा नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने दया मांगी थी। उन्होंने सरकार से ये मतलब बार बार गुजारिश की थी कि उनके ऊपर रहम किया, और वो रहम के लिए उन्होंने 6 मर्सी पिटिशंस पर्सनली लिखे। इसके अलावा उनके भाई ने 3 लिखे, उनके भाई ने 3 लिखे, उनकी पत्नी ने 3 लिखे। तो ऑन हिज बिहाफ टोटल 15 मर्सी पिटिशंस रहम की गुजारिश की गई। इसलिए मैं कहता हूं कि वो रहम की भीख मांग रहे थे। एक बार पिटिशन करना मर्सी पिटिशन है, लेकिन बार बार, इतनी बार करना, और उसमें अंग्रेजों की हर हर शर्त को मानने के लिए तैयार है। उनके जो, ही वॉज वेरी प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेजेस, उनका बहुत मतलब पकड़ थी पर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मराठी हो, संस्कृत हो, उनकी बहुत पकड़ थी इन भाषाओं पर। और यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज, मतलब उनकी जो आत्मकथा है वो पढ़ के भी हम एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उसी तरह से मर्सी पिटिशन पढ़कर भी हम एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं कि मतलब ये कितनी शिद्दत से दया की गुजारिश कर रहे हैं, रहम की गुजारिश कर ये बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि जेल के जाने के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने पहली मर्सी पिटीशन लिखी थी। और आपके भाषण से ही एक और फैक्ट मैंने सुना था, वो भी मैं दर्शकों को बता दूं कि उनका वजन भी जो पहले था, और जो जब वो जब मिलने आए थे तो उनका वजन भी बढ़ चुका था। तो खैर वो उस पर हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सर, क्या जेल से आने के बाद, अंडमान से छूटने के बाद, सावरकर के ऊपर एक अक्सर आरोप किया जाता है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एलाई किया। उसका कारण ये बताया जाता है कि पेंशन के लिए शायद उन्होंने ये कदम उठाया हो। लेकिन इस बात में कितना तथ्य है कि उन्होंने एक्चुअली ब्रिटिशर्स की हेल्प करने में कदम उठाए? देखिए, उस वक्त वाइसरॉय जो थे लिनलिथ गो, वाइसरॉय लिनलिथ गो के साथ, मतलब येरवड़ा जेल से छूटने के बाद 1924 में उनको येरवड़ा से छोड़ा गया, पूना की येरवड़ा जेल से। और येरवड़ा से छूटने के बाद एक बार उनकी वाइसरॉय लिनलिथ गो से मुलाकात हुई, जब वाइसरॉय लिनलिथ गो मुंबई में बॉम्बे प्रोविंस के गवर्नर के हाउस में आए हुए थे। तो उस गवर्नर हाउस में उनकी मीटिंग हुई, और वहां पर दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जो सावरकर ने अपनी हस्ताक्षर में लिखा था। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाइसरॉय लिनलिथगो ने लिख के रखा है। ये एक हिस्टोरियन है इटली की, मार्जिया कैसेलोरी, उसने भी ये लिखा हुआ है, और इसकी कॉपीज अवेलेबल है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था उसका पहला सेंटेंस है, टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा, आई एश्योर टू स्पेंड माई रेस्ट ऑफ द लाइफ इन अपोजिंग कांग्रेस, गांधी एंड मुस्लिम्स। तो हिंदू महासभा और अंग्रेज हुकूमत के समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस, गांधी और मुसलमानों का मैं विरोध करूंगा। ये उन्होंने लिख के दिया था वाइसरॉय लिनलिथगो को। और इससे बड़ा सबूत, और मतलब और कई सबूत है, इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता कि वो अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। बाकी अंग्रेजों की आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने हिंदू महासभा के हर जिले में, भारत में हर जिले में मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए थे। उस मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के लिए उन्होंने जो आवेदन लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट से भारत के ऊपर जो भारत की हुकूमत के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उसका मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों की मिलिट्री में भर्ती करना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट से भारत पर कौन हमला करने वाला था?
वो इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद सेना की सुभाष चंद्र बोस की फौज कर रही थी। तो सुभाष चंद्र बोस की फौज का विरोध करने के लिए अंग्रेजों के मिलिट्री में रिक्रूटमेंट करो, ऐसा उन्होंने खत लिखा था। उनके छोटे भाई की अपॉइंटमेंट, उनके छोटे भाई जो थे नारायण दामोदर सावरकर, उनको अंग्रेजों ने सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड पर अपॉइंट किया था। तो सेंट्रल मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड पर अपॉइंट करने के बाद उन्होंने वायसरॉय के आभार मानने के लिए, उनको थैंक यू कहने के लिए उन्होंने एक खत लिखा था कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे भाई की सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड पर अपॉइंटमेंट की। इसके अलावा उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था ये रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के लिए, जिसके समर्थन में अंग्रेजों के गवर्नर्स ने ऐसे खत लिखे थे सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हिंदू महासभा के इस मिलिट्री रिक्रूटमेंट का जो अपील है उसको हर रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप मतलब कोऑपरेट करते हो, प्रिंट करवा के दो, जितनी क्वांटिटी चाहिए हर रीजनल लैंग्वेज में उनको ये प्रिंट करके दो। इतना इनका आपस में कोऑपरेशन था। तो और क्या हम्म। के लिए सबूत जी होने जी की सर। जरूरत जी सर। सो अगर हम इस वक्त उस वक्त की अगर बात कर रहे हैं 30s 40s की, तो थोड़ा मुस्लिम लीग के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक चीज जो थोड़ी मुझे भी इस इंटरव्यू के रिसर्च के दौरान पता चली कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आज के जो राइट विंग के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो मुस्लिम लीग के गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो और टू नेशन थियोरी के लिए अब जिस तरीके से हम भारतीय लोग हमेशा मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो इसमें आप हिंदू महासभा का और सावरकर का कंट्रीब्यूशन देखते हैं क्या? क्योंकि आपके ही स्पीचेस में हमने सुना है कि टू नेशन थियोरी एक्चुअली जो हिंदू महासभा ने पहले प्रपोज की थी। जी सर। जी। पहले सावरकर ने ये टू नेशन थियरी को इंट्रोड्यूस किया था अपनी उस किताब में, जिसमें उन्होंने जिसका नाम था हिंदुत्व, और वो ये लफ्ज भी उन्होंने किया था, ये हिंदुत्व नाम का। उसमें ये टू नेशन थियरी इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद 1937 में जब सावरकर खुद हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे, तब उनका जो हिंदू महासभा का जो अहमदाबाद में, गुजरात में एक कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में, अधिवेशन में इस टू नेशन थियरी को उन्होंने एज अ प्रस्ताव, एज अ रेजोल्यूशन इसको पास किया था कि हिंदू एंड मुस्लिम्स कैन नॉट बी वन होमोजीनियस नेशन, दे आर इसेंशियली टू डिफरेंट नेशंस। ये उन्होंने रेजोल्यूशन वहां पर पास किया था। ये 1937 में पहला इस किस्म का रेजोल्यूशन है। तब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस किस्म का रेजोल्यूशन पास नहीं किया था। 1940s में आई थिंक मार्च 23-24 मार्च को शायद हुई थी, लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। वहां पर फजलुल हक ने पाकिस्तान का प्रस्ताव, पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रपोज किया था, फजलुल हक ने, और वो पारित हुआ था, वो मंजूर किया गया था मुस्लिम लीग के 1940s के अधिवेशन में। अब इसके 17 साल पहले सावरकर ने ये टू नेशन थ्योरी लिखी थी हिंदुत्व किताब में, जिसके ऊपर 17 साल उन्होंने पूरे देश में प्रोपागंडा किया था हर जगह। और उसके ऊपर उनकी अपनी एक सावरकर का जो मुंबई में घर था, सावरकर सदन नाम का, उस घर में ग्राउंड फ्लोर पर उनके एक असिस्टेंट रहते थे, उनका नाम है एएस भिड़े। और एएस भिड़े ने एक 1500-1600 पन्नों की एक बहुत बड़ा किताब उन्होंने पब्लिश किया था, जिसका टाइटल है वर्ल्ड वाइड प्रोपागेंडा ऑफ विनायक दामोदर सावरकर फ्रॉम 1937 टू 44, ऐसा कुछ है। तो उसमें सावरकर के सारे खत, सावरकर के सारे स्पीचेस, सावरकर के सारे टेलीग्राम्स, वो सब उसमें है। और वो पढ़कर हम देख सकते हैं कि उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी का कितना बड़ा प्रचार किया। 41 में 1941 में नागपुर में सावरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्ना के पाकिस्तान प्रस्ताव के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं सहमत हूं। ये दो देश ही है, ये एक देश नहीं हो सकता। अब ये फजलुल हक जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था 1940 में, ये जब 1941 में बंगाल के मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, तो उसी फजलुल हक के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वो
उनके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। अब अखंड भारत के लिए इतनी इच्छा थी और ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी सोच थी तो जो पाकिस्तान का प्रस्ताव रख रहा है, मंजूर करके ले रहा है, उसके मंत्रिमंडल में आप क्यों शामिल हो रहे हैं? तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का अलायंस गवर्नमेंट था, जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का स्टेटस उनको था। इसके अलावा सिंध में भी इनकी अलायंस गवर्नमेंट थी। इसके अलावा आई थिंक फैटफ, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड जो एरिया आजकल जिसको खैबर पख्तूनवा कहते हैं पाकिस्तान, वो उसके भी उस वहां पर भी इनकी अलायंस सरकार थी, तीन तीन जगह पे मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में। ओके सर, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस अबाउट द पॉलिटिक्स, उस वक्त का जो पॉलिटिक्स था उसके बारे में इतना प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद आपका। इस लेकिन सर, आप इतना क्रिटिसाइज करते हैं सावरकर को, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी मानते हैं कि सावरकर एक ग्रे पर्सनालिटी है, यानी उनमें कई सारी अच्छी चीजें भी थी। एक अच्छी चीज ऐसी मानी जाती है कि उन्होंने दलितों का उत्थान किया। मैं जिस जगह से आता हूँ, रत्नागिरी, वहां पर मंदिरों की शुरुआत की जहां पर दलित लोग जा सके उन मंदिरों में। तो अगर उन्होंने ऐसी चीजें शुरुआत की थी, ऐसी चीजों की पहल की थी, और अंबेडकर जी के साथ भी उनके संबंध कुछ बुरे नहीं थे, ऐसा पढ़ने में आता है। तो राइट विंग लोगों की तरफ से पढ़ने में आता है। तो आप उसकी तरफ कैसे देखते हैं सर? सावरकर और दलित का रिलेशन कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सावरकर के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में जब रियलिटी सामने आने लगती है, तब उसी राइट विंग की तरफ से ये बातें कही जाती है कि वो साइंटिफिक रैशनल वाले थे। वो इस देश की में जो छूत अछूत है, उसके खिलाफ वो काम करते थे। ये दो बातें कही जाती हैं। अब सावरकर ने उसके लिए क्या किया? सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन नाम का एक मंदिर बनाया दलितों के लिए, क्योंकि दलितों को पूरे भारत में मंदिर, किसी भी मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने पतित पावन नाम से वहां पर मंदिर बनाया, जहां आकर वो दर्शन ले सकते हैं, दलित ले सकते हैं। अब पहली आपत्ति यह है कि उसका नाम पतित पावन क्यों रखा? पतित का मतलब क्या है? जो जन्म से ही पापी है या शूद्र है, वो पतित है, वो वहां आकर पावन होगा। इसका मतलब आप मानते हो कि कोई इंसान जन्म से ही शुद्ध या अशुद्ध होता है, पवित्र या अपवित्र होता है, या आप मानते हो तो वहां अपवित्र आदमी, पतित आदमी वहां आकर पावन होगा। तो ये सोच इसमें बहुत समझनी जरूरी है। दूसरी बात, जो मंदिर भारत में थे, उनमें से एक भी मंदिर दलितों के लिए खोल कर देने के लिए उन्होंने कोई चेष्टा, प्रयास या आंदोलन नहीं किया। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने नासिक में जो कालाराम मंदिर का प्रवेश का आंदोलन किया था, उस कालाराम मंदिर के प्रवेश के आंदोलन के वक्त उनके छोटे भाई नासिक में मौजूद थे, वो चारों पांचों दिन। लेकिन एक दिन, एक मिनट भी वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस आंदोलन में नहीं गए, उसके बावजूद। तो ये एक बात है। दूसरी, उन्होंने दलित और मुसलमानों को शुद्ध करने के लिए, हिंदू बनाने के लिए, आज जिसको घर वापसी बोलते हैं, उसको उस वक्त उन्होंने शुद्धि नाम दिया था। उस वो जो एक रिचुअल बनाया था, उसको शुद्धि नाम दिया था। यज्ञ किया था, जनेऊ पहनाया जाता था, और उसके बाद वो आदमी शुद्ध हो गया, वो अब हिंदू है, ऐसा कहा जाता था। अब मुझे बताओ, अगर कोई विज्ञानवादी है, कोई साइंटिफिक रैशनल वाला आदमी है, वो एक रिचुअल को कैसे जन्म देता है? विज्ञानवादी आदमी ने तो रिचुअल्स का विरोध करना चाहिए, जो उन्होंने बाकी इसमें किया था कि गाय की पूजा नहीं करनी चाहिए, गाय मां नहीं हो सकती, गाय एक पशु है, गाय को संभालते संभालते किसान मर जाने से अच्छा है कि गाय मर जाए। ये सारी बातें उन्होंने की थी। तो लेकिन शूद्रों के बारे में, जो अस्पृश्य थे, उनके बारे में उनकी सोच कंप्लीटली अलग थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब धर्मांतर किया था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के धर्मांतर के विरोध, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो उसके उसके विरोध में, बाबा साहेब अम्बेडकर की इस चीज के खिलाफ, सावरकर ने महाराष्ट्र में केसरी नाम का एक बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर उस वक्त था, जो लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। उस केसरी में हाफ पेज आर्टिकल
लिखा था जिसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर पर, मतलब मैं कह नहीं सकता ऐसे लफ्जों में बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया। तो सर, आपका एनालिसिस सुन के क्या हम ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं क्या कि जो कोट अनकोट उत्थान सावरकर ने दलितों का किया, वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए था और केवल उनको एक हिंदू फोल्ड में लाने के लिए था? बिल्कुल, जी। ये बिल्कुल सच बात है कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू कम्युनिटी एट सच वो डिवाइडेड दिखे। इसलिए आप देखिए, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, वो आदिवासी नहीं कहते, क्योंकि आदिवासी फिर अलग हो जाते हैं, हिंदू अलग हो जाते हैं। जी सर। आज भी आदिवासियों के इलाके में गणपति की मूर्तियां भेजकर गणेशोत्सव करने की कोशिश की जाती है ताकि वो हिंदू देवताओं को माने, हालांकि आदिवासियों के देवता अलग है। बिल्कुल। जी सर। तो आगे बढ़ते हुए सर, एक कंट्रोवर्शियल चीज आपके थ्रू हमें समझने आती है, और कई एक्सपर्ट्स इसके ऊपर लिखते रहते हैं जो सावरकर के ऊपर पढ़ाई करते हैं। और ये कहा जाता है, लेकिन थोड़ा उसमें डिवीजन है, जो जो पढ़ने लिखने वाले लेफ्ट के लोग हैं वो भी इसमें थोड़ा सा डिवाइडेड है। ये कहते हैं कि जो रेप वाली बात है, यूजिंग रेप एज अ पॉलिटिकल वेपन, यानी राजनीति करने का एक साधन, उस तरीके से रेप को इस्तेमाल किया जाए, ऐसा सावरकर ने कहा था, ऐसा कईयों का कहना है, आप भी उसमें शामिल है। लेकिन जो कुछ लोग हैं सम पढ़ने लिखने वाले, तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक रेफरेंस दिया था मुस्लिम रूलर्स का, और ये कहा था कि ये अगर वो करते हैं तो ये करना भी गलत नहीं होगा। तो सिमेंटिक्स अगर इसको देखें तो ऐसा डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा था कि रेप एक पॉलिटिकल वेपन के जैसे यूज करना चाहिए। क्या मैं सही हूँ ये कहने में, या देयर सम नहीं, लैगिंग? उनका एक उन्होंने जितना लिखा है, उनकी एक किताब है जो ओरिजिनल इंग्लिश में उन्होंने लिखी थी, 6 गोल्डन इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो मतलब जिसका मराठी संस्करण भी हुआ, मुझे पता नहीं हिंदी हुआ है या नहीं, लेकिन इतिहासाची 6 सोनेरी पाने, इस नाम से, मतलब इतिहास के 6 सोनेरी पन्ने, इस नाम से उन्होंने, उसका ट्रांसलेशन मराठी में आया है। ओरिजिनल उनकी 6 गोल्डन इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से है। उसमें उन्होंने ये क्लियर कट लिखा है, रेप इज अ पॉलिटिकल वेपन, बलात्कार एक राजकीय हथियार है। अब ये समझना जरूरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने जब लिखा, मतलब मेरे मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बचपन में हमको ये सिखाया गया था में, स्कूलों में, कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने जब कल्याण पर किया, कल्याण नाम का जो सूबा है वो के पास, वहां पर हमला किया और वहां से मुगल सरदार की बहू को पकड़ के अरेस्ट करके वो लाए शिवाजी महाराज के सामने। तब शिवाजी महाराज ने ये कहा कि हमारी माँ सुंदर होती, इतनी सुंदर होती, तो हम भी सुंदर होते थे। मतलब अपनी माँ का दर्जा उन्होंने दिया उस औरत को। तो हमको बचपन से ये सिखाया जाता था कि पराई औरत को माँ की समान समझना चाहिए, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की हमारे मन में बहुत बड़ी इज्जत है, आज भी है, कायम हमेशा रहेगी। लेकिन उसके बारे में सावरकर ये लिखते हैं कि ये शिवाजी की सद्गुण विकृति थी। अब विकृति इस बात को कह रहे हो कि दूसरी औरत का वो सम्मान कर रहे हैं, इसके बारे में वो लिखते हैं कि उसके ऊपर अनन्वित अत्याचार करके हिंदू स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसका बदला, प्रतिशोध लेना चाहिए था। ये लफ्ज उन्होंने तैयार किया है, बदले का, रिवेंज का, प्रतिशोध, ये उन्होंने बनाया, तो प्रतिशोध लेना चाहिए था, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब रेप, जिसे हम युद्ध में भी वॉर क्राइम समझते हैं, ये मैं नहीं, पूरी दुनिया समझती है, वॉर, इट इज अ वॉर क्राइम, रेप, उसको आप राजकीय हथियार कहते हो, मतलब राजकीय विरोधकों के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक आइडियोलॉजी आप बताते हो, आप रेप जैसी घिनौनी चीज को आप जस्टिफाई करते हो। ये वॉर नहीं है, वॉर में भी ये गुनाह है, लेकिन पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए आप इस किस्म की आइडियोलॉजी रखते हो, और जिसका नतीजा हमें आज दिखने को मिलता है। मैं जो पहले बार कह रहा था कि आज जो हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि वो थ्योरी लिखी गई 100 साल पहले। उन्होंने लिखा कि रेप इज अ पॉलिटिकल वेपन, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो विरोधक है वो अपनी अ, वो अपना, क्या कहते हैं, हिम्मत खो खो देता है जी सर। जी। उसकी वजह अब से।
उसके बाद आज हम देखते हैं कि बिल्किस के 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाता बिल्कुल सर, मैं उसी पे आ रहा था कि जिस तरीके से बिल्किस बानो का पूरा, जिस तरीके से मामला पैन आउट हुआ, वो एकदम से जो आप कह रहे थे तो उसको जस्टिफाई वो हो जाता है। खैर सर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आखिर के दो सवाल है। एक सवाल तो जो थोड़ा सा मजेदार सा है कि मिथ मेकिंग जो है सावरकर का, वो एक तरीके से बड़ा रोल अदा करता है कि उनके बारे में एक वीर सावरकर जो मिथ है उनका, या असलियत भी हो सकती है। तो वो जो सावरकर ने एक छलांग लगाई थी, जो शिप से छलांग लगाई थी, और महाराष्ट्र में हम जब बड़े हो रहे थे, हालांकि दूसरे स्टेट्स में इतना उतना उतना नाम नहीं है, क्योंकि मेरे जो को कलीग्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो पता चलता है कि सावरकर इज नॉट सो नोन आउटसाइड महाराष्ट्र आफ्टर ऑल। तो जब जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने तो यही सुना था कि सावरकर ने तो छलांग लगाई थी और अंग्रेजों से बच के भागे थे। हमारे दिमाग में तो वही था एक कि ये तो इतने शूर है, ये तो शिप से कूद जाते हैं। तो उसका, उसकी असलियत क्या है मुझे पता है, लेकिन अगर आप समझा दे हमारे दर्शकों के लिए तो वो अच्छा रहेगा सर। जी। सावरकर को लंदन में जब अरेस्ट किया गया था, तो लंदन में अरेस्ट करने के बाद उनको भारत में ला रहे थे। कलेक्टर जैक्सन, एटीएस जैक्सन का जो नासिक में खून हुआ था, उस केस में उनको पकड़ा गया था और उनको भारत ला रहे थे। उस शिप का नाम था एसएस मौरिया। और वो एसएस मौरिया लंदन से निकलने से पहले फ्रांस में ये टेलीग्राम करके मैसेज दिया गया था कि ये शिप वहां पर मार्सेलिस नाम के जो बंदरगाह था वहां पे रुकेगी मेंटेनेंस के लिए। तो एसएस मौरिया वहां पर बंदरगाह पर रुकी थी मेंटेनेंस के लिए। वहां पर शिप, मतलब पोर्ट होल जो रहता है शिप के डेक को, वॉल में साइड में जो पोर्ट होल रहते थे उस वक्त, क्योंकि वो स्टीम शिप थी, तो उस पोर्ट होल से वो कूदे। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो कूदे। उसके बाद वो 7 मिनट, ये खुद उन्होंने लिख के रखा है कि वो 7 मिनट पानी में थे। उनके पीछे दो पुलिस के कांस्टेबल्स ने भी छलांग लगाई, जो जिनको भगूर से, नासिक से लेके गए थे लंदन उनकी शनाख्त करने के लिए। तो उन्होंने, वो कूद पड़े। वो कूदने के बाद 7 मिनट बाद सावरकर की वहां बीच पर पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे उनके पीछे पीछे ये दो कांस्टेबल गए और उन्होंने उनको पकड़ के वापस लाया। इसके लिए वो जो दो, उनके नाम भी मुझे पता थे लेकिन अभी याद नहीं आ रहे। तो वो जो दो कांस्टेबल थे उनको इनाम दिया गया 40-40 रुपए का। और वो जो उनको इनाम दिया गया उसका खत भी दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स में है, उस इनाम का। तो उन्होंने खुद लिखा था। और वहां बंदरगाह में वो बोट रुकी हुई थी, मेंटेनेंस चल रहा था। तो ओके। ये एक बात है। लेकिन हमारे इतिहास में जब बचपन में महाराष्ट्र में सिखाया जाता था, तब मतलब आधे समंदर में उन्होंने छलांग लगा दी और आधा समुंदर तैरते तैरते वो वहां पर गए वगैरह, इस किस्म से वो ग्लोरीफाई किया गया उस इतिहास को। जी तो सर। ये ओके। असलियत है उस। ओके ओके सर। सर आखिरी सवाल, ये थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल हो सकता है, क्योंकि मेरे जितने भी सावरकर की जीवनी के ऊपर थोड़े बहुत हमारी जानकारी के लिए जो सवाल थे वो खत्म हो गए। लेकिन एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल सवाल ये है कि मैं एक अपने दोस्त के साथ जो प्रोफेसर मेरे रह चुके हैं और सावरकर पे भी उनका काफी अभ्यास रहा है, तो उनसे मैं डिस्कस कर रहा था। तो हमारा ये एक कहना था दोनों का कि जो सावरकर एक लीजन, एक लेजेंड के तरीके से हमें प्रस्तुत किए गए, उनकी हमें लिमिटेड बातें हमेशा बताई गई कि उन्होंने छलांग लगाई थी और अंडमान में थे, और काफी लिमिटेड चीजें हमें हमेशा सावरकर के बारे में एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव में दिखी। तो हमारा निष्कर्ष उससे ये लगा हम दोनों का कि शायद मराठी मिडिल क्लास अभी तक क्योंकि सावरकर ने जो असलियत में लिखा है वो इतना द्वेषपूर्ण है और इतना ही प्रॉब्लम्स है उसमें, कि मराठी मिडिल क्लास ने जानबूझकर, पॉलिटिकल क्लास ने और मिडिल क्लास ने जानबूझकर सावरकर से वन हैंड डिस्टेंस रखा था, ताकि जो उनकी अगर असली बातें अगर बाहर आ जाए तो शायद हमारा खुद का हिंदू मिडिल क्लास भी उसको ले नहीं पाएगा। अ, तो अब उनको वन हैंड डिस्टेंस से एकदम गले लगाया जा रहा है उनके नाम पे। उनके जयंती के दिन पर पार्लियामेंट का ओपनिंग हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक वो सावरकर को वन हैंड डिस्टेंस पे इसी की वजह से रखा गया था क्या, या और जो अब हो रहा है वो गलती हो रही है,
यानी कि सावरकर की जो देखिए दो, द्वेषपूर्ण जो बातें थी वो और ज्यादा बाहर आएगी, विल इट बैकफायर ऑन द राइट विंग? आई एम आस्किंग दैट। इसे देखिए, दो इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि सावरकर को जब गांधी हत्या के केस में अरेस्ट किया गया और ये जाहिर हो गया कि उनके जो हत्यारे थे गांधी जी के, नथुराम गोडसे, नारायण आप्टे, करकरे, ये सारे हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा के मेंबर थे। तो हिंदू महासभा जो सावरकर की अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बदनाम हो गई। वो बदनाम होने के बाद पूरी देश में जो बैकलैश आया गांधी हत्या के बाद, उसकी वजह से कुछ सालों तक संघ ने और इस राइट विंग आइडियोलॉजी ने, पहले जनसंघ उसके बाद बीजेपी, ये दोनों ने, मतलब हिंदू महासभा के आखिरी अध्यक्ष ये जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो वो थी उसी सोच की पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक तरह से हम कहेंगे किनारे कर दिया गया उनको, और उतना उनके बारे में बोला नहीं जाता। दूसरी बात ये थी कि आजादी के बाद भी जो पूरी शिक्षा प्रणाली थी महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, वो उसी वर्ग के हाथ में थी जिस वर्ग से सावरकर आते थे। मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेशन सेक्टर तो उनके ही हाथों में थी। तो उसकी वजह से भले सिलेबस में ना, लेकिन जो रिसेस होता था स्कूलों में, वहां पर ये कहानियां बताई जाती कि वो किस तरह से समंदर में छलांग लगाई थी और कैसे वो वीर थे वगैरह। हालांकि वो वीर, स्वतंत्र वीर, ये सारी उपाधियां उन्होंने खुद अपने आप को दी थी, ये किसी ने उनको दी नहीं थी, ये उन्होंने अपने आप को दी थी। लेकिन इसको बरकरार रखा गया उस वर्ग की तरफ से जो जिस वर्ग से सावरकर आते थे। अब सत्ता में आने के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार सावरकर का वो प्लेक अंडमान में लगाया गया। फिर उसके बाद उनका स्टैचू भी वहां पर इंस्टॉल किया गया। तब से शुरुआत की थी लालकृष्ण आडवाणी ने सावरकर को फिर से एक बार नजदीक लाने की। क्योंकि क्योंकि संघ और बीजेपी का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी उनका, उनको ये इंफीरियरिटी है कि आजादी के आंदोलन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं रहा, और भारत के आजादी के बाद आजाद भारत के निर्माण में भी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उसकी वजह से वो बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं। और इसलिए आजादी के आंदोलन से एक ही कनेक्शन वो बना सकते थे, सावरकर के जरिए। तो वो बनाने के लिए उन्होंने सावरकर को अपनाना शुरू किया। और वो जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी हिंदुत्व की थी, वो उन्होंने ही आर्टिकुलेट की थी। तो उसकी वजह से भी उनको ये मजबूरी हो गई कि सावरकर को अपनाए। लेकिन जैसे जैसे ये जो मास्क है, जो आप जिसको आप मिथ कह रहे हो, ये जैसे जैसे टूटता जाएगा, जैसे जैसे लोगों के सामने सच्चाई के बारे में आती जाएगी, वैसे वैसे लोग इसको दरकिनार करते रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि गांधी जी का नैरेटिव शासन का, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, जस्टिस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इसके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया हेट्रेट का था, नफरत का था। बट हेट्रेट हैज एन एक्सपायरी डेट। नफरत की मौत तय है। आदमी थक जाता नफरत पालते, वो नफरत अपने आप एक दिन खत्म होने वाली है। वो जितना इस आइडियोलॉजी के बारे में, आइडियोलॉग्स के बारे में लोग सीखेंगे, समझेंगे, और उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, वैसे वैसे लोग इसको दरकिनार करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में सबको शाश्वत मूल्य चाहिए, नफरत नहीं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप द वायर से जुड़े। थैंक यू। और दर्शकों से भी यही अपील रहेगी कि जो बातें आपने सुनी, आशा करता हूँ उसको सुन के आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया समझने को मिला होगा, जो शायद मेन स्ट्रीम नैरेटिव में आज बिल्कुल ही हमें दिखाई नहीं देता। हमें एक तरीके की ही पिक्चर पेंट की हुई नजर आती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे चैनल पर आज निरंजन जी आए और एक दूसरी विद्रोही तस्वीर हमें सामने लाई, विद्रोही एक अप्रोच सामने लाया हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंजन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।